हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारे आज की पॉजिटिव और मोटिवेशनल लाइन, और आज की लाइन है, सुना है बहुत शौक है तुझे इम्तिहान लेने का ए ज़िंदगी, मुझे भी जिद है कि तेरे हर इम्तिहान में पास होना है। तो दोस्तों, अगर हम अपने एक जिद कर लेते हैं जीवन में कि हमें इस टारगेट को हासिल करना है और उसके तहत हम तैयारी करते रहते हैं तो हमें एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाती है। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान कर लेना। स्वच्छ भारत जो अभियान जो मोदी जी ने चलाया हुआ है 2014 से, जो हिंदुस्तान में चलाया हुआ है, तो उसी पे ये जो है ना पुस्तक है, इम्पोर्टेंट बुक है, ध्यान कर लेना। तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका विमोचन किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी के द्वारा। ओके, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ये एक क्वेश्चन यहाँ ये बन गया कि भाई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। इन्होंने जो है ना 4 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक लॉन्च की है। इसमें क्या है, जिसमें 35 निबंधों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा का वर्णन है। यानी 35 पैराग्राफ हैं जिनमें जो है ना स्वच्छ भारत मिशन की जो यात्रा 2014 से शुरू हुई थी उसकी आज तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। ओके, और इस पुस्तक का संपादन पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव, जो सेक्रेटरी हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग के, परमेश्वर अय्यर, इन्होंने जो है ना इसका संपादन किया है। ओके, अब आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखा करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में टॉप किसने किया है? अभी हाल ही में यानी 4 अगस्त को जो है ना सिविल सर्विसेज यानी आपके यूपीएससी के जो एग्ज़ाम थे 2019 के, उनके रिजल्ट फाइनल हो गए हैं। तो फाइनल रिजल्ट में टॉप किसने किया है? वो है प्रदीप सिंह। ओके, प्रदीप सिंह मलिक। प्रदीप सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में टॉप किया है। वे हरियाणा के सोनीपत ज़िले से हैं। सिविल सेवाओं में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए 829 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। ओके, ये अलग अलग जो है ना क्षेत्र हैं, आईएएस, एक आईएफएस और एक आईपीएस। तो इनके लिए जो है ना टोटल उम्मीदवारों का जो रिजल्ट की घोषणा हुई है वो है 829 उम्मीदवार। ओके, सेकंड नंबर पे जतिन किशोर और थर्ड नंबर पे प्रतिभा वर्मा। ठीक है, ये जतिन किशोर मैंने दिखा रखा है, प्रतिभा वर्मा ये सेकंड और थर्ड नंबर पे है। ठीक है, यूपीएससी के बारे में अब जान लेते हैं। यूपीएससी संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के कौन से भाग में लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा का वर्णन है, तो भाग 14 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लिया करो इनको। ऐसे पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि भी जो है ना संविधान के कौन से भाग में यूपीएससी का वर्णन है, तो 14वें भाग में, और किस अनुच्छेद के तहत है? 315 से 323 में। ओके, और स्थापना यूपीएससी की कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना, और इसकी जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो हैं वसुधा मिश्रा। अगला क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए सीईओ नियुक्त हुए हैं अभी आरबीआई की मंजूरी से। तो एचडीएफसी के सीईओ वो कौन हैं? वो हैं शशिधर जगदीशन। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में यानी सीईओ जो है ना वो बनाया गया है शशिधर जगदीशन को। ठीक है, और ये अभी फ़िलहाल जो मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ थे आदित्य पुरी, उनका स्थान लेंगे। अब तक जो है ना आदित्य पुरी थे, उनकी जगह अब नियुक्त हुए हैं शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी का जिक्र हुआ है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एचडीएफसी की हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में।
अगला क्वेश्चन, 1998 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? इनको यानी जॉन ह्यूम हैं, इनको 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वे किस देश के थे ये पूछ रहा है। तो वे थे उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के नेता थे। इनका हाल ही में जो है ना 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ओके, और नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? 1998 के कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच उत्तरी आयरलैंड में शांति समझौते के बाद, यानी शांति समझौता करवाया था इन्होंने, उनको जो है ना नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जिक्र हुआ है आयरलैंड का, राजधानी आयरलैंड की बेलफास्ट और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ओके, अब नोबेल का जिक्र हुआ है तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको एडिशनल पॉइंट दिखा रखे हैं मैंने यहाँ पे। नोबेल फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए नोबेल शांति दिया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे शांति के लिए कहीं भी अगर आप प्रयास कर रहे हो, अच्छे प्रयास किए हैं, ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए जो, तो उनके लिए जो है ना नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कहाँ किसके देन है? ये स्वीडन के उद्योगपति, आविष्कारक और आयुध निर्माता अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से, यानी उनकी विश थी ये कि भी जो है ना मेरे बाद ये पुरस्कार दिए जाएं, तो उनकी इच्छा से स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक है शांति नोबेल पुरस्कार। 5 तरह के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं? 5 श्रेणी में। इसके साथ ही रसायन विज्ञान, भौतिकी, शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा और साहित्य, ठीक है। इनके अंदर जो है ना ये सालाना रूप से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ओके, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नंबर 2, नंबर 3 रसायन के क्षेत्र में, नंबर 4 भौतिकी और नंबर 5 शांति के क्षेत्र में। 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की जेल पर हमला करके 400 से अधिक आतंकवादियों को मुक्त कर दिया गया? तो कौन से देश की जेल पर हमला हुआ है जिससे जो है ना हमलावरों ने 400 आतंकवादियों को मुक्त करवा लिया है? तो वो है अफ़गानिस्तान देश। अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकवादियों ने नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद, नंगरहार प्रांत है उस जिसकी राजधानी है जलालाबाद शहर में एक जेल पर हमला किया और 400 से अधिक आतंकवादियों को मुक्त करवा लिया। ओके, ये और अब जिक्र हुआ है अफ़गानिस्तान का, राजधानी है इसकी काबुल और मुद्रा है अफ़गानी। अगला क्वेश्चन, थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस थीम को ध्यान कर लेना कि क्या नाम है इसका, थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना, और इसका उद्घाटन अभी किया है मिजोरम के अंदर। ओके, किसने किया है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं ये हमारे, ठीक है। तो जो है ना इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और इस परियोजना का नाम है थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना। जिक्र हुआ है मिजोरम का, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, सीएम है यहाँ के जोरामथंगा और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्ले। एडिशनल पॉइंट ध्यान रखा करो। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? प्रेम भाटिया पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, तो ये दिया गया है दीपांकर घोष को। भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता, इंडियन एक्सप्रेस जो अपना न्यूज़पेपर है उसके विशेष संवाददाता दीपांकर घोष ने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है और उन्होंने प्रवासी श्रम संकट सहित कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर किया था, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इस पुरस्कार की बात हुई है तो इस अवार्ड की या पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2004 में। ये अवार्ड पर्यावरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए दिया जाता है। पर्यावरण और विकास से संबंधित जितनी भी उत्कृष्ट रिपोर्टिंग जो पत्रकार करता है उसको दिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन वीज़ा धारकों को संघीय एजेंसियों द्वारा नौकरी देने से रोकने संबंधी सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी एक वीज़ा के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, यानी एक ऐसा आदेश है जो वीज़ा नहीं मिलेगा वहाँ नौकरी करने के लिए, जो संघीय एजेंसियों में अमेरिका में नौकरी करते हैं, तो उसके खिलाफ ये आदेश है। तो वो वीज़ा है H1B वीज़ा, H1B वीज़ा। ओके, अब
पहले ये वीज़ा जिक्र हो रहा है, तो वीज़ा क्या होता है ये जान लें। वीज़ा वह दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जैसे हम इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वीज़ा यानी ऐसा दस्तावेज, ऐसा जो है ना डॉक्यूमेंट हमें साथ चाहिए जो दूसरे देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है, वो वीज़ा कहलाता है। ओके, अब जिक्र हुआ है ये, मैंने जो वीज़ा लिख रखे हैं तो वीज़ा टाइप की सारी मैंने डिटेल दी है यहाँ पे। H1B वीज़ा का आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कम से कम एक मास्टर डिग्री, ठीक है, यानी जैसे अपना क्या होता है पोस्ट ग्रेजुएट MA जिसको बोलते हैं, वो डिग्री होनी चाहिए। साथ ही H1B वीज़ा एप्लीकेशन के आवेदक की कमाई भी जो है ना $60,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए, इतनी कमाई होनी चाहिए, और कम से कम वो MA पास होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए MA की। ओके, ये उसके लिए H1B वीज़ा के लिए ये जो है ना कंडीशन है, और इसी को रोकने के लिए जो है ना अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं। अब H2B, अब H2B जो है ये सीजनल या टेम्परेरी जॉब्स के लिए इशू किया जाता है, यानी सीजनल कुछ दिनों के लिए हमें जो है ना किसी जॉब के लिए अमेरिका में जाना है तो H2B होता है, ठीक है। H3 वीज़ा ट्रेनी वर्कर्स के लिए जारी किया जाता है, यानी कोई ट्रेनिंग लेके आनी है अमेरिका के अंदर, हमें कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए H3 वीज़ा होता है। और H4 वीज़ा किसी भी तरह के H वीज़ा धारकों पर आश्रित लोगों के लिए वीज़ा जारी किया जाता है। ओके, यानी H वीज़ा धारक जो हैं, चाहे वो H1 हो, H2 हो, H3 हो, H4 हो, जो है ना ये H4 किसके लिए है, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? अपने सिक्कों के ऊपर जो है ना महात्मा गांधी की फ़ोटो होगी, तो किसने ये फैसला लिया है? ये लिया है ब्रिटेन ने। ओके, ब्रिटेन के अंदर अब जो है ना महात्मा गांधी की प्रति सिक्कों पर चित्रित हुआ करेगी। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड, और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने इस साल होने वाले US ओपन टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है? US ओपन टूर्नामेंट, ओके, और इससे नाम वापस ले लिया है राफेल नाडाल ने, ठीक है, ये तो इसका जवाब है। और अब ये जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है 4 ग्रैंड स्लैम का। तो ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले साल में खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और फिर उसके बाद US ओपन। ये 4 जो है ना ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के अंदर, और इनसे जो है ना क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है, यानी जो पक्का जो जगह होती है हार्ड कोर्ट होता है उसके ऊपर जो है ना ये खेले जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन घास पर खेला जाता है, ठीक है। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टेनिस वाला, तो इनसे जितने भी बता रहा हूँ कि भाई कौन सा कहाँ कैसे ग्राउंड पे खेला जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और चारों ग्रैंड स्लैम कब होते हैं? जैसे बताया है मैंने, ऐसे ही जो है ना क्रम वाइज है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, ओके, और फ्रेंच ओपन होता है मई या जून के अंदर। उसके बाद विंबलडन ओपन तीसरा जो है वो जून या जुलाई में होता है, और लास्ट US ओपन जो है वो होता है अगस्त और सितंबर में, जिससे अभी हाल ही में हटने की घोषणा करी है राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? विदेशों में हमेशा आपने सुना होगा कि जो है ना अब नए नए क्वेश्चन जैसे भी करंट अफेयर में होते हैं कि भाई फलाने देश के अंदर जो है ना भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है किसी को, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से इनकी नियुक्ति करता है, ये ध्यान रहे, ओके। और अनुच्छेद 312 यानी संविधान के अंदर जो है ना इसकी व्यवस्था है, अनुच्छेद 312 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा जो है ना ये नियुक्त होते हैं, ठीक है, जो अन्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये राजदूत कहलाते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने बोला था? तो वो बोला था हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर एक जर्मन शासक थे, ओके। हिटलर कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा।
इनकी पार्टी को नाजी पार्टी यानी नाजी पार्टी इनकी पार्टी का नाम था। सन 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी के शासक रहे थे। ये शासक रहे, कह लो चाहे तानाशाही इन्होंने जर्मनी के ऊपर करी थी, ये कह सकते हो। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके लिए हिटलर को जिम्मेवार माना जाता है, क्योंकि एक जिद्दी शासक था। हिटलर अपने जोरदार भाषण के लिए जाने जाते थे। ये इनकी स्पेशल फीचर थी कि जो है ना, इनका भाषण बिल्कुल अट्रैक्टिव हुआ करता, लोगों को उसी टाइम मोह लिया करते अपने भाषण से। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने आत्महत्या करी थी 30 अप्रैल 1945 को। ओके, जब बर्लिन की सेनाओं ने जर्मनी के ऊपर आक्रमण कर दिया था ना, उस टाइम इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिए गए हैं आयरलैंड देश से। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कभी जो है ना नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं, तो ध्यान कर लेना इनको। आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन से भाग में? भाग 4 के अंदर जो है ना नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद से कौन से तक? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ओके, और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। ठीक है, और इनको जो है ना न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इनके उल्लंघन पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रहे, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? ये है नेपानगर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना नेपानगर में है, और नेपानगर का मध्य प्रदेश में, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर कितना होता है? यानी दैनिक डेली जो ज्वार भाटा आता है उसके बीच में कितने समय का अंतर होता है? तो वो होता है 24 घंटे 52 मिनट। ओके फ्रेंड्स, ये समय होता है 24 घंटे 52 मिनट का। ज्वार भाटा क्या होता है ये बता रखा है यहाँ पे। ज्वार भाटा वे तरंग है, वे सागरीय तरंग यानी सागर के अंदर, समुद्र के अंदर उठती हैं, जो पृथ्वी, चांद और सूर्य के आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। ये इसका रीजन होता है। पृथ्वी, चांद और सूरज इसके आपस में आकर्षण से उत्पन्न होते हैं ज्वार भाटा। ये इनकी शक्ति से जो है ना, एक बार लहरें उठती हैं, एक बार लहरें गिरती हैं, यानी आपस में जो है ना एक दूसरे की साइड खींचते हैं, तब ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ओके, अब ज्वार और भाटा अलग अलग हैं। तो जब समुद्री जल ऊपर आता है, ऊपर की ओर जब जो लहरें उठती हैं, उफान होता है उस टाइम ऊपर की ओर पानी का, लहरों का, तो वो होता है ज्वार। और जब नीचे की ओर चली जाती हैं वो लहरें, तो वो कहलाता है भाटा। तो ध्यान रहे, ज्वार और भाटा किसे कहते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी के सागरी तल जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है ना इस जल पर प्रभाव किसका पड़ता है? चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ठीक है, और पृथ्वी की घूर्णन के कारण ये आया करता है। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका जीके और करंट अफेयर का पोर्शन। मुझे पूर्ण विश्वास आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों को, अपने घर परिवार से सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।